आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अगले टॉपिक पर आ गए हैं। लास्ट क्लास में आपको बताया ना कि मोलर कंडक्टिविटी क्या है। उसके पहले हमने कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन पढ़ा, तीनों के ऊपर। आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड इट्स वेरिएशन विद कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले चलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पे। बहुत शांत दिमाग से आपको समझना चाहिए, बहुत इजी है, लेकिन उनके लिए जिन्होंने हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर देखा है, ठीक है, तो आप लास्ट वीडियो लेक्चर को ठीक से समझें कि डाइल्यूट करने से क्या होता है सॉल्यूशन को। अब देखिए कि बहुत सिंपल वे में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए एक चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए कि कंटेनर के अंदर में आपने यहाँ पर 200 ml सॉल्यूशन रखा है NaCl का, और NaCl तो 1 मोल है। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो भी कंडक्टेंस होता है उसको मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। तो हम 200 ml का जो कंडक्टेंस होगा वो निकालेंगे। अगर हम इसमें और 200 ml ऐड कर देते हैं तो अभी NaCl तो इसके अंदर 1 मोल ही है ना, लेकिन पूरा सॉल्यूशन कितना हो गया, 400 ml हो गया। इस तरीके से आप अगर सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते चले जाएंगे, मतलब आप वाटर ऐड करते चले जाएंगे, तो धीरे धीरे जो होगा वो मोलर कंडक्टेंस बढ़ता रहेगा। रीजन याद है लास्ट क्लास का, आयनिक इंटरफेरेंस कम हो जाएगा, आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना, वो सब आपको याद रखना लास्ट क्लास का। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा सॉल्यूशन में वाटर मिलाते मिलाते कि अब इससे ज़्यादा कंडक्टेंस नहीं नज़र आ रहा है। मतलब जितना ज़्यादा कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस मेज़र हमने किया वो अब आखिरी हो गया। अब हम वाटर एक्स्ट्रा मिला भी रहे हैं और डाइल्यूट कर रहे हैं सॉल्यूशन को, फिर भी मोलर कंडक्टेंस अब आगे नहीं बढ़ रहा है। तो जब ऐसा स्टेज आ जाएगा कि हम डाइल्यूट और करते चले जा रहे हैं और एंड हो गया कि अब इससे ज़्यादा मोलर कंडक्टेंस हम कितना भी वाटर ऐड कर दें सॉल्यूशन में, मोलर कंडक्टेंस में कोई चेंज अब नज़र नहीं आ रहा है, तो उस मोलर कंडक्टेंस को जो कि एंड में आएगा, जो कि पूरा कंसंट्रेशन आप ऑलमोस्ट मान लें 0 या डाइल्यूशन आप मान लें इनफाइनाइट हो जाए, तो उस केस में जो मोलर कंडक्टेंस आएगा कि अब इससे ज़्यादा मोलर कंडक्टेंस नहीं बढ़ पा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। अब एक बात और, इसके बहुत सारे नाम हैं। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब कि हम इन्फिनिटी तक इसको डाइल्यूट करते चले गए, और एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं जीरो कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जीरो नहीं हो जाता है, लेकिन कंपैरेटिवली जीरो हो जाता है, सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है। तो अगर सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो गया, इट मीन्स कि हमने बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर दिया, क्योंकि मोल तो 1 मोल था शुरुआत में इलेक्ट्रोलाइट का, एंड तक 1 मोल है। हमने सिर्फ बाहर से क्या ऐड किया, वाटर। जब हमने वाटर ऐड किया तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ने लगा, और बढ़ते बढ़ते एक ऐसे स्टेज पर पहुंच गया कि अब उससे ज़्यादा मोलर कंडक्टेंस हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो हम उसे क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर मोलर कंडक्टेंस एट 0 कंसंट्रेशन। और एक नाम तो मैंने आपको ऊपर ही लिख के बताया है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। तो यही है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। एक्चुअली में हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, या जब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन कम हो जाता है कंपैरेटिव टू होल सॉल्यूशन, तो उस केस में जब हम एंड तक पहुंच जाते हैं कि अब इससे ज़्यादा मोलर कंडक्टेंस नहीं निकल के आ रहा है, तो उस केस में जितना मोलर कंडक्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। और बस को डिनोट करने के तरीके में मान लीजिए कि आप पहले लैम्डा m लिखते थे मोलर कंडक्टेंस को, तो आप बस यहाँ क्या लगा दो, नॉट। ये नॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, एट 0 कंसंट्रेशन। बहुत जगह आप ऐसा भी लिखा हुआ देखोगे, यहाँ इंफिनिटी लगाया हुआ है। इंफिनिटी का मतलब है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। हमारा आज का जो मेन टारगेट है वो है वेरिएशन, मोलर कंडक्टेंस में क्या वेरिएशन आता है विद कंसंट्रेशन। और इसमें हम दो चीज़ों के लिए अलग अलग देखेंगे। एक बार हम समझेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ क्या आता है, और एक बार हम समझेंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ क्या नजर आता है। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं।
अब हमें बात करनी है वेरिएशन के बारे में। तो जैसा कि आपको बताया कि हम एक बार पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे बात करेंगे और फिर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट पे बात करेंगे। चलिए पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कुछ भी हो सकता है, या फिर आप NaCl ले लें, सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। आप कह सकते हैं जिसका अल्फा क्या हो 100%। व्हाट इज अल्फा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कि जब हम NaCl को डालते हैं वाटर के अंदर तो वो कंप्लीटली आयंस में ब्रेक एक ही बार में हो जाता है। यही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की टेंडेंसी होती है। तो आप ये देखेंगे कि एक ग्राफ, आपको ग्राफ के थ्रू हम समझा रहे हैं, एक ग्राफ के थ्रू कि मान लीजिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या देखा गया, एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया। एक आपके सामने ग्राफ बना है, यहां पर रूट अंडर कंसंट्रेशन और यहां पर लैम्डा एम। ये लैम्डा एम कौन है? मोलर कंडक्टेंस। और ये कौन है? रूट अंडर कंसंट्रेशन। क्या आप कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या करेंगे? कम करेंगे। यहां पर मैं रजिस्टर इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि हमें कंसंट्रेशन को क्या करना है? कम। अब आप सोच रहे होंगे रूट अंडर कंसंट्रेशन क्यों लिया गया? तो जो साइंटिस्ट हैं इसके साइंटिस्ट थे डिबे, एक्चुअली में उन्होंने कंसंट्रेशन पे पहले बनाया होगा, लेकिन जब अगर ग्राफ ठीक से रिप्रेजेंट नहीं होगा तो हम लोग क्या चाहते हैं? ग्राफ हमें इजी मिले, स्ट्रेट लाइन की तरह मिले, ताकि हमें समझने में आसानी हो। अब एक एक चीज पे बात करेंगे, आप बहुत आराम से और धैर्य से देखिए क्या बता रहे हैं आपको। रूट अंडर कंसंट्रेशन और यहाँ है अपना मोलर कंडक्टेंस। तो रूट अंडर कंसंट्रेशन पर बनाने से ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया है, इसलिए वैसा बनाया गया। जो साइंटिस्ट ने डिबे बनाया उन्होंने इसको क्या इक्वेशन बनाया इसका, वो भी आपको हम बताएंगे। अब देखिए, देखने को ये मिला कि कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जैसे जैसे हमने कंसंट्रेशन कम किया, तो आपको तो पता है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम करेंगे वैसे वैसे मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा, है ना। तो जो ग्राफ आया, मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर कितना आया मोलर कंडक्टेंस, थोड़ा कंसंट्रेशन और पीछे लेके आए, मतलब कंसंट्रेशन कम किया मतलब डाइल्यूट किया सॉल्यूशन को, तो ग्राफ थोड़ा इस तरीके से और एक पॉइंट आया। और कंसंट्रेशन कम किया, थोड़ा मोलर कंडक्टेंस और बढ़ा। अब देखिए धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि एकदम से इस तरीके से नीचे से ऊपर उठ रहा, नहीं, वो धीरे धीरे स्मॉल चेंजेस के साथ आगे बढ़ रहा है, स्मॉल चेंजेस के साथ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इसको ऐसा थोड़ा बनाए ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। तो ये जो वेरिएशन हो रहा था ये वेरी स्मॉल, जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को कम कर रहे थे, देखिए कंसंट्रेशन हमने कम किया तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा, तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। तो ये ऑलमोस्ट जब इन सारे डॉट्स को मिला करके देखा गया, तो ये ऑलमोस्ट क्या बना रहे थे? एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। सारे डॉट्स को जब मिलाया गया अलग अलग कंसंट्रेशन पर, मतलब हमने वाटर ऐड किया, मोलर कंडक्टेंस देखा, फिर वाटर ऐड किया, मोलर कंडक्टेंस देखा, थोड़ा और बढ़ गया, अगेन वाटर हमने ऐड किया, मोलर कंडक्टेंस थोड़ा सा और बढ़ गया, मतलब बहुत स्मॉल चेंजेस आ रहा था। जो वेरिएशन है वेरिएशन इज वेरी स्मॉल। इतने स्मॉल आ रहा था कि जब उन सारे पॉइंट्स को, उन सारे वैल्यूज को मिलाया गया तो ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन बन जा रहा था। तो इसी को एज्यूम किया गया कि अगर ये लाइन इस तरीके से आगे बढ़े, तो ये देखिए डॉटेड लाइन से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस जगह पर आकर के मीट करेगा। तो अगर हम पूरा कैलकुलेशन नहीं, लेकिन अगर एक एजम्पशन लेके चलें कि धीरे धीरे अगर हम कंसंट्रेशन कम करते चले जाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं आके जिसको मिलेगा ना, इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, मतलब मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस। अब इससे ज्यादा मोलर कंडक्टेंस नहीं आ पाएगा, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा एम नॉट से डिनोट करते हैं, या फिर लैम्डा एम आप कहीं कहीं क्या देखोगे कि इंफिनिटी से रिप्रेजेंट किया गया है। समझ में आ रही बात? तो यही है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लेकिन ऐसा सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखा गया। मान लीजिए बुक्स में बनाया रहता है कि ये KCl का है,
है ना। तो जैसे जैसे हम वाटर ऐड कर रहे होंगे मोलर कंडक्टेंस बढ़ रहा होगा। अब इसको ना एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से डिबे ने रिप्रेजेंट भी किया। तो आपको पता होगा कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, इट इज y इक्वल टू mx प्लस c। कौन क्या काम कर रहा है, ये y एक्सिस का काम कर रहा है, यहाँ पर हम लैम्डा m को रख देते हैं। कौन है ये, मोलर कंडक्टेंस, है ना। उसके बाद x एक्सिस कौन है, रूट अंडर c। चलिए यहाँ पे क्या रख देते हैं, रूट अंडर c को रख देते हैं। उसके बाद आप ये जो c है, ये वाला जो c है, ये किसको कहते हैं हम, कि किस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हुआ। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। अब आप कहेंगे सर नीचे की तरफ, आप तो कह रहे ऊपर की तरफ आ रहा है। आप इधर से देखोगे ना किधर बढ़ रहा है, ठीक है। वो तो समझाने के टाइम में बोला कि जैसे जैसे रूट अंडर कंसंट्रेशन को कम किया गया या फिर कंसंट्रेशन को कम किया गया तो लाइन ऐसा बनेगा, एज्यूम किया गया। तो अगर हम देखें कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो लाइन का ये है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है उस पर वैल्यू कितनी है, लैम्डा एम नॉट। तो हम यहाँ पर इस कांस्टेंट के बदले क्या लिख देंगे, लैम्डा एम नॉट लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इधर कर दूं, चलिए कर देते हैं। y के बदले क्या लिख रहे हैं, लैम्डा एम। x के बदले क्या लिख रहे हैं, रूट अंडर कंसंट्रेशन। c के बदले क्या लिख रहे हैं, लैम्डा एम नॉट, माने इनफाइनाइट डायल्यूशन। अब बचा कौन, अब बचा m। m मतलब स्लोप। m क्या होता है हमारा, स्लोप होता है। आपको पता है ना कि लाइन अगर डाउन जा रहा है तो स्लोप नेगेटिव होता है, लाइन अगर अप जा रहा है तो स्लोप पॉजिटिव होता है। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में मैथ्स में। लाइन अगर इस तरीके से आ रहा है तो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कि स्लोप पॉजिटिव है। लाइन अगर इस तरीके से गिर रहा है मतलब स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो m की जगह पर कोई भी आप कांस्टेंट लिख दो। चलो हमने यहाँ लिख दिया -a। क्या लिख दिया, -a। वो -a क्या है, तो स्लोप है m। तो यही वाला इक्वेशन थोड़ा अरेंज कर दें, लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा m नॉट माइनस a रूट c। ये वाला जो इक्वेशन है यही डिबे ने बताया, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात को। ये लेकिन इक्वेशन सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसके लिए यूज हो सकता है, ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम किया गया मोलर कंडक्टेंस बढ़ता गया। जब उसका ग्राफ प्लॉट किया गया तो छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे थे। मान लो कि एक डॉट यहाँ पर था, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। इस तरीके से धीरे धीरे मोलर कंडक्टेंस बढ़ रहा था। जब उन सारे डॉट्स को मिलाया गया और एज्यूम किया गया कि एंड में कहाँ तक जाएगा, तो इस लाइन पर, क्यों यहाँ पर हम इसको कह रहे हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, क्योंकि आप देखो नोटिस करो कि इस जगह पर ऑलमोस्ट कंसंट्रेशन कितना हो जाता है, 0। अब कंसंट्रेशन 0 नहीं हो जाता है, कहा जाता है कि कंसंट्रेशन 0 हो गया, आप कह सकते हैं इनफाइनाइटली डाइल्यूट हो गया सोल्यूशन, ठीक है। तो अगर इस तरीके से बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पर आकर के मिलेगा, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और अभी आपको बताया इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे बनाया गया। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये लैम्डा एम क्या है, ये मोलर कंडक्टेंस है ना। ये लैम्डा एम नॉट क्या है, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है। ये कौन है, सी, इट इज कंसंट्रेशन। और ए क्या है, ए है कांस्टेंट जो हमें डिटरमाइन करना है, लेकिन वो थ्योरेटिकली पता नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिकली पता चलेगा। डिपेंड करता है कि जो सॉल्वेंट है जिसमें हमने KCl को मिलाया उसकी विस्कोसिटी क्या है, सरफेस टेंशन कैसा है उसका, मतलब बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि ए का वैल्यू क्या आएगा। तो ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या वेरिएशन होता है। और अब हम लोग देखेंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या होगा। आपको पता होगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को कहते हैं इसका DOD 100% नहीं होता है, कुछ 4-5% के लगभग में होता है, लेकिन डाइल्यूट करने पर उसमें नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज करते हैं, जैसा कि आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था। तो आप इसको देखिए। अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। तो अब हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट पे बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर तो हमने बात कर ली। अब बीच में मैंने थोड़ा सा ब्रेक भी ले लिया, पानी वानी पी लिया। आज थोड़ा सा लंबा क्लास है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग बात करेंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे वेरिएशन दिखाते हैं मोलर कंडक्टिविटी के केस में, या मोलर कंडक्टिविटी में क्या चेंज आता है। देखिए इसमें क्या है ना, आप ग्राफ फिर एक बार देखो, क्या रूट अंडर कंसंट्रेशन और यहाँ पर लैम्डा है, मतलब मोलर कंडक्टेंस।
इसमें क्या देखा गया वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में कि बढ़ रहा ये अचानक इस तरीके से राइज कर गया, ये इस तरीके का ग्राफ बन गया। ऐसा क्यों बना? इसके पीछे एक रीजन था, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस। आपको याद होगा कि मान लीजिए ये एसिटिक एसिड है, तो वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट हुआ, इसको मिलाने पे जब हम सोल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज होंगे। तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ने के कारण इसका जो ग्राफ है ना सडनली ऊपर की तरफ भागता है और ये पता नहीं चल पाता कि ये किधर जाकर के ऊपर कट करेगा। इसलिए इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट का इस तरीके से नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा समझ रहे हैं ना? क्योंकि इसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन की तरह, या यूं कहें कि जो वेरिएशन है मोलर कंडक्टेंस का वो उतना ज्यादा बेटर नहीं है, उतना स्मॉल वेरिएशन नहीं है, वेरी बिग वेरिएशन। यहां तो कम था लेकिन सडनली एकदम से अप हो गया ग्राफ पे। तो इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस इस तरीके से निकाल पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और कभी कभी आप देखेंगे जॉइंट वगैरह में भी क्वेश्चंस आते हैं कि जो अभी आपने कोई इक्वेशन एक बताया डिबे वाला, तो उसमें नाम देके पूछ लेता है कि भाई ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है। हाँ, जैसे कि एक बार जेईई मेंस 2014 में ये क्वेश्चन था कि ये इक्वेशन आप कौन सा करेक्ट इक्वेशन है वो आपको बताना लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस लेटर। तो अभी जो आपको एक इक्वेशन बताया था थोड़ी देर पहले, आप उसको टेक आउट करेंगे। और इसमें भी काफी सारे क्वेश्चंस देखे जाते हैं कि ये एसिटिक एसिड है, जब बनाया फॉर्मिक एसिड का HCOOH का, तो उसका ग्राफ थोड़ा ऊपर से गया। क्यों ऊपर से गया? क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो ज्यादा H+ रिलीज करता है, तो उसका वेरिएशन थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, उस तरीके से आपको मान लीजिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का जो भी बताया था ना, मान लीजिए आपने क्या किया कि बार KCl लिया, ठीक है, आपने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है KCl और दूसरा आपने लिया HCl। तो आप क्या देखोगे KCl का अगर इतना नीचे है तो HCl का थोड़ा ऊपर है। क्यों थोड़ा ऊपर है? वही रीजन है कि Cl तो दोनों में कॉमन है, लेकिन जो पॉजिटिव आयन का मूवमेंट है वो H+ में क्या होता है, ज्यादा होता है। ऐसे तो बहुत सारा में कम ज्यादा होता है, लेकिन वो बिना एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू के पॉसिबल नहीं है बताना। लेकिन हाँ, H+ का ज्यादा होता है कंपैरेटिव KCl, NaCl, मतलब Na+, K+, Cu2+, बहुत सारे पॉजिटिव आयन्स हैं, तो H+ का थोड़ा ज्यादा होता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में यही है कि वेरिएशन सडनली हो जाता है, इसलिए ये बता पाना पॉसिबल नहीं है इस तरीके से कि इसका जो फाइनल मोलर कंडक्टेंस है, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है, वो कितना होगा। तो इसको अब कैसे बताया जाए, इसके लिए क्या किया जाए, उसको हम लोग देखते हैं कि एक साइंटिस्ट है कोलाक्स, उन्होंने बताया कि हम इसका मोलर कंडक्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए हम चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। क्या है वो लॉ, उसको जानते हैं। ओके, चलिए ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद इस पे एक न्यूमेरिकल भी देखना है हम लोगों को आज। कोलाक्स लॉ, आपने वेरिएशन देख लिया क्या क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। कोलाक्स लॉ ने एक ऐसा जनरलाइजेशन फॉर्मूला बनाया कि उनके फॉर्मूला के थ्रू किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकाला जा सकता है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस के लिए क्या, स्टेटमेंट को छोड़िए, सीधे फॉर्मूला का ये स्टेटमेंट तो आप याद कर ही लेंगे। तो आप देखेंगे ध्यान से कि अगर हमें यहां पे मैं ऐसे लिखता हूं AX और BY, AX और BY इसलिए लिख रहा हूं, इसको एग्जांपल भी देके आपको समझाऊंगा। ये हमने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे कि ये जो हमारा कंपाउंड है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, उसको लिखा मैंने यहाँ पे। तो ये पूरे कंपाउंड का, पूरे इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस दिखाना हो तो आप इस लैम्डा से नोट कर लें। और जो आयंस बनेंगे इसके, मान लीजिए A जो है कैटायन है, B जो है एनायन है, तो उसके लिए जो लैम्डा यूज करेंगे, ये वाला लैम्डा हम लोग यूज कर लेंगे नॉट। ये हमने यहाँ पे किसका रखा, कैटायन का, और इसके साथ हमने किसको ऐड कर दिया, एनायन को। लेकिन आप जो X और Y देख रहे हैं तो वो तो ऐसे ही रहता है ना फॉर्मूला के अंदर कि BaCl2 Al2SO4 है ना। तो ये मान लीजिए इसके X आयंस बने और इसके Y आयंस बनेंगे जाके वहां पे, तो हम यहाँ X से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर Y से मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जाम्पल देके बताते हैं, आपको और अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिए कि आप NaCl का लिख रहे हैं, तो आप कैसा लिखेंगे, लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस, मतलब सोडियम आयन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस
और क्लोराइड आयन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। अब वो तो हर जगह सेम होता है, वेरिएशन क्यों आता है? तो यहाँ पर Na+ की जगह अगर H+ आएगा तो उसका अलग हो जाएगा, लेकिन क्लोराइड आयन का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है वो हर जगह एक ही रहेगा। अगर इस तरीके से आप मान लीजिए इसका देखना चाहते हैं BaCl2 बेरियम क्लोराइड का, क्या लिखेंगे? लैम्डा नॉट ऑफ Ba+2 बेरियम आयन, और क्लोराइड के लिए कैसे लिखेंगे? लैम्डा नॉट ऑफ Cl- देखिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लैम्डा नॉट Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट ले लेते हैं, तो आप समझ गए होंगे एल्युमिनियम का +3 आयन, लेकिन कितने बार में लेना है? 2 टाइम्स, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा। सल्फेट का 2- चार्ज, SO4 2- कितनी बार लेना पड़ेगा? 3 टाइम्स लेना पड़ेगा। यही है कोलैप्स का लॉ। अगर आप इसको नहीं याद रखते तो आप एग्जांपल्स को कम से कम जरूर याद रखें। तो अब इस पर हम लोग कैसे न्यूमेरिकल बनाते हैं वो भी देखना होगा हम लोगों को। इसके लिए अभी आपके सामने एक क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन आप ये समझ रहे हैं ना कि कैसे कोलैप्स का क्या स्टेटमेंट है, कैसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। अब आप समझ जाएंगे कि अगर मैं एसिटिक एसिड का निकालने को कहा जाए, यहाँ पर अगर मैं CH3COO मान लीजिए, यहाँ पर CH3COO एसिटिक एसिड होता, तो यहाँ क्या होता? CH3COO माइनस, मतलब एसिटेट आयन का, और यहाँ पर किसका ले लेते हैं हम? हाइड्रोजन आयन का। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एसिटिक एसिड का क्या होगा। मतलब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए फॉलो करेगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी फॉलो करेगा। अब हम लोग इसका एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा। मैं जल्दी से क्वेश्चन लिख लेता हूं, तब तक आप लोग इसको एक बार रीड आउट कर लीजिए अपनी कॉपी पे कि क्या लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। इजी है बिल्कुल। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि हमें एसिटिक एसिड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालना है, और इसके लिए 3 चीजें दी हुई हैं, 3 चीजों का अलग अलग लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस गिवन है। तो हम यहाँ पे कोलैप्स को कैसे यूज कर सकते हैं? आप देखिए, ये जो सोडियम एसिटेट का दिया है वो एक्चुअली में कैसा होगा, पहले इसको समझिए। CH3COOH- सॉरी CH3COO माइनस प्लस Na+ होगा। दूसरे वाले का दिया NaCl का, लैम्डा नॉट Na+ का होगा और लैम्डा नॉट Cl- का दे दिया है, क्योंकि उसको ऐसा ब्रेक करके लिख सकते हैं ना कोलैप्स लॉ से। HCl का है तो लैम्डा नॉट H+ का होगा और लैम्डा नॉट Cl- का होगा। आपको किसका निकालना है? आपको निकालना है एसिटिक एसिड का। तो फ्रॉम कोलैप्स लॉ, स्पेलिंग थोड़ा सा टेढ़ा है, आपको लिखा हुआ मिल ही जाएगा, फिर आपको याद हो जाएगा। लैम्डा नॉट CH3COOH इज इक्वल टू, कैसा लिखेंगे आप? CH3COO माइनस और लैम्डा नॉट H+। मतलब आपको इन दोनों का ऐड करना है। तो जो हमारे पास गिवन है वो इसका गिवन है, इसको हम ब्रेक करके ऐसा लिख के समझने के लिए लिख रहे हैं। दूसरा में ऐसा लिख सकते हैं, तीसरा में ऐसा लिख सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि तीनों में से किसको किससे प्लस करना है और किससे माइनस करना है, जो ये दोनों मेरे पास बच जाए। तो आप यहां से चेक कीजिए किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है। यहां से आप देखेंगे कि आपको बचाना है इसको प्लस में और इसको प्लस में। तो डेफिनेटली ये जिसमें है और ये जिसमें है, दोनों को तो प्लस करना ही पड़ेगा, तभी तो ये प्लस साइन के साथ बचेगा। तो मतलब इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस। एक जनरल आइडिया आपको समझ में आया था कि दोनों क्या करना पड़ेगा? प्लस। जब आप दोनों को प्लस करोगे, ध्यान से देखो, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, ये दोनों आ जाएगा। अब आप कहोगे सर Na+ भी बच गया और Cl- का तो ज्यादा हो गया, तो उसमें से इसको क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो ये लैम्डा नॉट Na+ इस लैम्डा नॉट Na+ से कैंसिल हो जाएगा, ये लैम्डा नॉट Cl- इस लैम्डा नॉट Cl- से कैंसिल हो जाएगा। तो बस आपको यही समझना है कि किसको किससे प्लस करना है, किसको किससे माइनस करना है। मैं लिख रहा हूं, क्या प्लान हुआ? CH3COO Na के साथ
ऐड करना है HCl का और उसमें माइनस करना है किसका, NaCl का। तो ये प्लान आपको करना पड़ेगा कि किसको किसको प्लस करना है और किसमें से माइनस करना है। अब तीनों की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, आप तीनों की वैल्यू यहाँ बिठाइए और बिठा के सॉल्व कर दीजिए। जो रिजल्ट आएगा वही हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होगा, किसके लिए, एसिटिक एसिड के लिए। तो आज मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, आप वैल्यूज को यहाँ बिठाएंगे। अच्छा, आज आपको क्या क्या बताया ना, अभी बार रिकॉल कर लो। हमने आज आपको बताया कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्या होता है। जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं, वाटर मिलाते चले जाते हैं, मोलर कंडक्टेंस बढ़ता चला जाता है। एक बार ऐसी जगह पे पहुंच जाता है कि अब इससे ज्यादा नहीं होगा मोलर कंडक्टेंस, वो क्या आ गया हमारा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। आपको बताया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कैसे वेरिएशंस आते हैं, वेरी स्मॉल वेरिएशंस आ रहे थे, ऑलमोस्ट ए स्ट्रेट लाइन, जिसको दिवे ने एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट किया है। तो मैंने आपको इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन भी समझाया कि वो कैसे बना है, y = mx + c के फॉर्म में। जब वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात हुई तो वहां पर हमने देखा कि जो वेरिएशन है वो सडनली बहुत अचानक से ऊपर उठ जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस। ओके, एंड हमने देखा कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स थे, अगर हमें उनका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालना है तो हमें कोहलॉक्स लॉ का यूज करना ही पड़ेगा, वो ग्राफिकल तरीके से नहीं निकाला जा सकता। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एप्लीकेशन भी कोहलॉक्स लॉ का यही है। अब अगले आने वाले क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे नर्स्ट इक्वेशन के बारे में। उसके लिए मैंने आपको पहले ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाया है, लेकिन अगले आने वाले क्लास में नर्स्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। आप पढ़ते रहें। ओके, थैंक यू।